हाय एवरीवन, मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ द हिंदू का एक एडिटोरियल लेके, जिस पे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज तारीख 16 अगस्त 2023 और आज का जो एडिटोरियल है वो एक सारांश है, एक पार्ट है हम लोग कर सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्पीच दिया जाता है फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट। तो उसी स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा है और उसी हिस्से को हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए और कुछ इंग्लिश को लेकर जो कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ सेंटेंसेस होंगे, उसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए इस एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो टाइटल है इस एडिटोरियल का वो है फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंस डे स्पीच। मतलब क्या हुआ कि जो स्पीच है एक यहाँ से डिलीवर किया गया है, तो रैम्पार्ट से, रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से, एम्बैंकमेंट जो है वहाँ से ये डिलीवर किया गया। और किस चीज़ पे है ये एडिटोरियल? तो ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, जो इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त के अवसर पे जो संबोधन किया जाता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की जनता को, द सिटीजन ऑफ इंडिया को, तो उसी संबोधन का, उसी स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा है, इसेंस है, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी स्पीच वाज सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी देन रिफ्लेक्टिव। बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी का जो स्पीच था, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच था, वो क्या था? सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी था, देन रिफ्लेक्टिव था। मतलब विचारशील कम था, आत्म बधाई देने वाला जो स्पीच है वो ज़्यादा था। मतलब जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपने जो कार्यकाल में जो कुछ भी किए, उनका जो कुछ भी अचीवमेंट्स रहा, उन सारे अचीवमेंट्स के लिए अपने आप को वो बधाई दे रहे होते हैं और आगे क्या करना है, नहीं करना है, ऐसा कुछ भी उस संबोधन में शामिल नहीं था। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि उनका जो स्पीच था वो क्या था? सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी था, वो रिफ्लेक्टिव नहीं था। फिर उन्होंने उस स्पीच में इस बात का भी जिक्र किया कि 2014 में जब वो सत्ता में आए तो उसका कारण क्या था कि वो प्रॉमिस किए थे चेंज लाएंगे, बदलाव लाएंगे भारत में। 2019 में उनको फिर से इलेक्ट किया गया। इसका वो कारण बताते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, सत्ता में आने का जो मेन कारण 2019 में था, उन्होंने बताया कि हम जो थे वो सत्ता में इसलिए आए क्योंकि जनता ने हमारी सरकार की जो परफॉर्मेंस है, जो कार्य क्षमता है, जो कार्य करने का जो तरीका है, उस तरीके को मद्देनजर रखते हुए जनता ने हमको फिर चुना, फिर से इलेक्ट किया। और फिर बताते हैं कि 2024 में हम फिर सत्ता में आएंगे और उस समय हम क्या करेंगे? जो हमारा अचीवमेंट्स है उसका रिपोर्ट कार्ड, जो पोटेंशियल्स होंगे लोगों का, जो रिजॉल्व होगा, वो देखने लायक होगा और 2024 में हम रिपोर्ट कार्ड सारे अचीवमेंट्स का जनता के सामने पेश करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिसको लेकर बहुत ही देखा जा रहा है, कि बताया जा रहा है कि अपोजिशंस के जो लीडर्स हैं वो भी कुछ लांछन लगाएं, वो भी, उन्होंने भी कुछ बोला उनके बारे में। आगे इस एडिटोरियल में देखते हैं और ये एक एक लाइन्स, एक एक शब्द करके हम एडिटोरियल को पढ़ना आरंभ करते हैं। Prime Minister Narendra Modi offered what he described as an account of his 2 consecutive terms in office, delivering his 10th customary address to the nation on Independent Day. क्या बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता दिवस पे, है ना, ऑन द इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्र को अपना, है ना, उनका क्या था? ये 10वां कस्टमरी, मतलब जो परंपरागत है, यानी कि प्रधानमंत्री जो स्पीच देते हैं 15 अगस्त को, तो जो कस्टमरी एड्रेस है नेशन को इंडिपेंडेंस डे पे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो वो ऑफर करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफर्ड, उन्होंने प्रस्तुत किया देश, नेशन को, नेशन के सामने लाया। व्हाट ही डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब्ड वो करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ हिज 2 consecutive टर्म्स इन ऑफिस। मतलब जो 10वां उनका पारंपरिक संबोधन देते हुए कार्यकाल के जो अपने लगातार 2, है ना, कार्यकालों का जो लेखा जोखा है उनको प्रस्तुत किए, उनको प्रेजेंट किए जनता के सामने। हिज लास्ट एड्रेस, उनका जो अंतिम एड्रेस था अगस्त 15 को, बिफोर द जनरल इलेक्शन, आम चुनाव होने से पहले नेक्स्ट ईयर, ऑल्सो टर्न आउट, वो भी जो भाषण था, वो भी जो संबोधन देश को किए थे 15 अगस्त को आम चुनाव से पहले, वो टर्न आउट हुआ, वो भी साबित हुआ। एक कॉम्पेन स्पीच इन इफेक्ट, एक ऐसा स्पीच था जो कैसा था? कॉम्पेन स्पीच। लग रहा था ऐसा कि वो संबोधन करने 15 अगस्त को नहीं आए, अपना कॉम्पेन चला रहे हैं, है ना, अपना कॉम्पेन चलाने, मतलब अभियान भाषण के तौर पे वो साबित हुआ। एज ही एक्सप्रेस्ड, क्योंकि उस भाषण में उन्होंने एक्सप्रेस किया था कॉन्फिडेंस ऑफ विनिंग अ थर्ड टर्म, कि वो तीसरी बार भी सत्ता में आएंगे। तो बताया जा रहा है कि उनका जो स्पीच था, जो लास्ट स्पीच था, जो लास्ट संबोधन था देश को ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त, वो भी एक कॉम्पेन स्पीच निकला, एक अभियान भाषण निकला,
जिसमें जिक्र किया गया था कि वो थर्ड टर्म यानी तीसरी बार वो फिर से सत्ता में सत्तारूढ़ होंगे। कैटलॉगिंग हिज अचीवमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स, उनके द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए, जो भी उनका अचीवमेंट्स है, उन सभी को लिस्टिंग करते हुए ऑफ द कंट्री सिंस 2014 2014 से जो भी उनका अचीवमेंट्स है, जो भी उनका इनिशिएटिव्स है, उन सभी को लिस्ट करते हुए द ईयर, जिस साल 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, मिस्टर मोदी सजेस्टेड दैट, मिस्टर मोदी ने सजेस्ट किया कि इट वाज अ न्यू बिगिनिंग फॉर द कंट्री। मीन्स जब वो सत्ता में 2014 में आए तो उनके लिए क्या था, देश के लिए एक क्या था, शुरुआत था, एक नई शुरुआत थी, विच वॉज अनटिल अनस्टेबल। 2014 के पहले क्या था, बताया जा रहा है कि उस समय तक क्या था, जो शुरुआत थी, जो देश था वो अनस्टेबल था और एमलेस था, कोई एम नहीं था। इवन दो, हालांकि इंडिपेंडेंस जो है, जो आज़ादी है हमको ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म से, ब्रिटिश साम्राज्य से हमको 1947 में ही मिला था, फिर भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताया जा रहा है कि जब वो सत्ता में आए उससे पहले भारत की जो स्थिति थी वो क्या थी, अनस्टेबल थी। भारत का जो एम था वो क्या था, एमलेस था। मिस्टर मोदी cited democracy and diversity as the core, थ्री कोर स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंट्री। मिस्टर मोदी ने इस बात का भी उल्लेख किया, हवाला दिया कि जो डेमोग्राफी है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो डेमोक्रेसी है भारत की, और जो डाइवर्सिटी है, जो अनेकता है, वो थ्री कोर स्ट्रेंथ्स है, तीन सेंट्रल स्ट्रेंथ है, मजबूती है ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री का, अपने कंट्री का, बिफोर लॉर्डिंग यंग इंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स एंड स्पोर्ट्स पीपल हु ओवरकम द ऑड्स। मतलब जो हमारे देश के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो युवा बिजनेसमैन हैं, जो फार्मर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पीपल हैं, जो ओवरकम करके आए विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों को, डिफिकल्ट परिस्थितियों को, तो उनका प्रशंसा करने से पहले उन्होंने साइट किया, उल्लेख किया कि डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी और जो डाइवर्सिटी है हमारे देश का, तीन जो है वो सेंट्रल स्ट्रेंथ्स हैं। ही साइटेड थ्री चैलेंजेज, उन्होंने साथ ही साथ तीन चैलेंजेज, जो डिफ़िकल्टीज हैं, जो चुनौतियां हैं, वो भी उल्लेख किया और कहा कि तीन चुनौतियां जो हमारे देश की जो प्रोग्रेस है उसको होल्ड बैक करके रखा हुआ है, जकड़े हुए हैं। दैट इज करप्शन, जिसको हम लोग मालवर्सेशन भी बोलते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जो वंशवादी राजनीति है, और जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, मीन्स जो तुष्टिकरण की जो राजनीति है, जो वोट बैंक के लिए लोगों को सेटिस्फाई करने की जो राजनीति है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो एक तरह से बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जो हमारे देश की जो प्रोग्रेस है उसको क्या किया हुआ है, जंजीरों में जकड़े हुआ है। सिंस 2014 से लेकर तब से मिस्टर मोदी टोल्ड फेलो सिटीजन्स, मिस्टर मोदी ने फेलो सिटीजन्स को कहा, जिसको उन्होंने एड्रेस किया फैमिली मेंबर्स के तौर पे, संबोधन किया अपने फैमिली मेंबर्स के तौर पे थ्रू आउट द स्पीच। अपने पूरे स्पीच में ही हैज बीन टैकलिंग दिस चैलेंजेज, कहा कि ये जो सारी चुनौतियां हैं उनसे वो टैकल कर रहे हैं, उनसे वो बैटल कर रहे हैं, हेड ऑन डायरेक्टली बैटल कर रहे हैं, एंड मेकिंग मेनी एनिमीज, और बहुत सारे इन चुनौतियों को टैकल करने में बहुत सारे लोग इनके एनिमीज भी बन रहे हैं, बहुत सारे इनके दुश्मन्स भी बन रहे हैं, बट रिमेन्स अनडिटर्ड, लेकिन उनसे उनको कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है, वो फियरलेस हैं, वो स्टीड फास्ट हैं, और स्टीड फास्ट होकर, फियरलेस होकर इन सारी चुनौतियों से लड़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो इंडिया वाज ओवरकमिंग द इल्स ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ स्लेवरी। जो इंडिया है वो जो हजारों सालों की जो गुलामी है, और जो गुलामी के कारण जो डैमेजेज हैं इंडिया, तो वो अभी इस डैमेजेस से उभर रहा है ना, वो उभर रहा है ऑफ द पास्ट का, एंड इज नाउ लेइंग द फाउंडेशन, और वो अब जो है वो फाउंडेशंस ले कर रहा है, फाउंडेशंस ले कर रहा है फॉर ए थाउजेंड्स ईयर गोल्डन ईरा, 1000 साल की जो गोल्डन ईरा है उसके लिए वो फाउंडेशंस ले कर रहा है। इन एन इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड, एक नए दुनिया में इमर्ज कर रहा है। इंडिया वुड बी प्लेइंग सेंट्रल रोल, मोदी सेट, मोदी ने इस बात को भी कहा, इस बात का भी जिक्र किया अपने स्पीच में, इस संबोधन में, कि जो इंडिया है पहले 1000 सालों की जो गुलामी है, तो उस गुलामी के कारण जो डैमेजेज हुआ इंडिया को, उससे उभर रहा है। साथ ही साथ अब जो है वो फाउंडेशंस लेकर रहा है, जो इंडिया का 1000 सालों का जो गोल्डन ईरा होने वाला है उसका फाउंडेशंस ले डाउन किया जा रहा है। और एक इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया जो है आगे एक सेंट्रल रोल, एक मुख्य रोल अदा करेगा, ऐसा मोदी जी का कहना है। द प्राइम मिनिस्टर स्पीच वाज इंस्पायरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक एट वन लेवल, एक स्तर पे देखा जाए, एक हद तक देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर्स का स्पीच है वो इंस्पायरिंग था और ऑप्टिमिस्टिक भी था, सैंग्यून भी था, बट इट वाज आल्सो मोर सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, लेकिन ये ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेटरी था, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी था, एक्सक्लूसिव था, मीन्स सीमित था, एक लोग के लिए, एक ग्रुप तक सीमित था इनका स्पीच,
देन सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड अनयूनिफाइंग। मीन्स न तो इनका जो स्पीच है वो एक झूठ कर रहा है लोगों को, ना ही सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, ना ही कोई विचार व्यक्त कर रहा है आगे की जो पोटेंशियल है। तो उस सारे पोटेंशियल्स को लेकर ना तो कोई विचार है, ना तो यूनिटी है, सिर्फ क्या है दिखाया जा रहा है, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी है, और क्या है, एक्सक्लूसिव है, किसी खास लोग या ग्रुप तक सीमित है। द मिस्टर मोदी सेड दैट, हालांकि फिर भी मिस्टर मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि इंडिया की जो यूनिटी है अक्रॉस रीजन्स, कम्युनिटीज और जेंडर वाज द अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर हिम। उन्होंने इस बात का जिक्र किया हालांकि कि इंडिया की जो यूनिटी है, किस यूनिटी है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, किस आधार पे, तो रीजन्स के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे और जेंडर के आधार पे, इन सभी चीज़ों के आधार पर फिर भी इंडिया की जो यूनिटी है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनकी प्राथमिकता जो है इस पे ज़्यादा है। द यूनिटी पिच डिड नॉट रिजोनेट वेल। उन्होंने इस बात का तो जिक्र किया कि यूनिटी पे उनकी प्राथमिकता जो है, प्रायोरिटी है, वो ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो ये पिच है यूनिटी की, वो ज़्यादा समय तक रिजोनेट नहीं कर पाया, गूंज नहीं पाया, एज क्योंकि जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, जो मुख्य विपक्ष की जो पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने कहा कि जो मिस्टर मोदी का जो स्पीच है, जो स्पीच उनके द्वारा डिलीवर किया गया, वाज फुल ऑफ डिस्टॉर्शंस। उसमें बहुत सारी विकृतियां हैं, उसमें बहुत सारी डिस्टॉर्शंस हैं, बहुत सारे एग्जैगरेशंस हैं, है ना, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस हैं, मिस रिप्रेजेंटेशंस हैं, और वीक प्रोमिसेस हैं, ऐसी प्रोमिसेस हैं, ऐसी वायदे हैं जो क्या है, अनिश्चित है, जो वायदे अस्पष्ट हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स डिप्लॉयड हिज स्किलफुल ओरेटरी। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो ओरेटरी है, जो भाषण की जो कला है, उसका इस्तेमाल किए टू कॉन्फ्लिक्ट हिज ओन पर्सोना। किस लिए? ताकि वो कंबाइन कर सके अपने व्यक्तित्व को अपने देश के साथ। तो ये कुछ लांछन हैं जो लगाए जा रहे हैं विपक्ष के नेता के द्वारा, और बताया जा रहा है कि जो मोदी हैं उनका जो स्पीच है वो काफ़ी एक्सक्लूसिव है, काफ़ी सीमित है, और बहुत सारे डिस्टॉर्शंस, बहुत सारे मिस रिप्रेजेंटेशंस को लाए गए हैं, बहुत सारे एग्जैगरेशंस बढ़ा चढ़ा कर बोले गए हैं, और कुछ फेक प्रोमिसेस किए गए हैं, जो ऐसे प्रोमिसेस जो अनिश्चित हैं, जो अस्पष्ट हैं। और बताया जा रहा है कि उनकी जो ओरेटरी का जो स्किल है उनके पास, उसका इस्तेमाल करके अपनी जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सोना है, वो कंट्री के साथ वो कन्फ्लिक्ट करना चाह रहे हैं, कंट्री के साथ वो कंबाइन करना चाह रहे हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस सिंस 1947 इज सेल्फ एविडेंट। इंडिया की जो प्रोग्रेस की जो कंटिन्यूटी है वो सेल्फ एविडेंट है। वो क्या है? सेल्फ एविडेंट है, सुस्पष्ट है। उसको बताने के लिए कुछ प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एज द डॉन्टिंग चैलेंजेज ऑफ इट्स प्रेजेंट, अपने आज की जो प्रेजेंट में अभी जो चैलेंजेज हैं, वो चैलेंजेज अपने आप में एक प्रमाण पत्र के तौर पर है कि इंडिया की जो कंटिन्यूटी है, सिंस प्रोग्रेस की जो कंटिन्यूटी है सिंस 1947 से क्या रहा है। इसको डिनाई करना, इसको ओवरलुक करना, दोनों क्या इज नॉट ग्रेट स्ट्रेटेजी फॉर प्रोग्रेस के लिए ये दोनों में से कोई भी जो स्ट्रेटेजी है, कोई भी जो रणनीति है, वो सही नहीं है। क्योंकि अगर प्रोग्रेस करना है तो जो चीज़ें हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं, उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वही बताया जा रहा है कि डिनाइंग एंड ओवरलुकिंग आइदर इज नॉट ए ग्रेट स्ट्रेटेजी फॉर प्रोग्रेस के लिए ये दोनों चीज़ों को या तो डिनाई करना या फिर ओवरलुक करना एक सही स्ट्रेटेजी नहीं माना जाएगा। मिस्टर मोदी नोटेड दैट पीस एंड नॉर्मलसी वर रिटर्निंग टू स्ट्राइव टू मणिपुर, और हम लोग जान रहे हैं कि मणिपुर में हालात क्या है। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि पीस, शांति और सामान्यता जो है, जो स्ट्राइव टॉर्न मणिपुर है, यानी कि जो मणिपुर जो स्ट्राइव टॉर्न है, जो डिवाइडेड है वायलेंट से, जो डिवाइडेड है कॉन्फ्लिक्ट से, तो ऐसे मणिपुर में नॉर्मलसी यानी कि सामान्यता और पीस, शांति जो है वो धीरे धीरे आ रहा है। बट नो स्टेट अकाउंटेबिलिटी फॉर द वायलेंस एंड क्यूर्स वाज मेंशन, लेकिन स्टेट की कोई भी अकाउंटेबिलिटी इस वायलेंस के लिए, इस कन्फ्यूजन के लिए नहीं मेंशन किया गया उनके द्वारा। मिस्टर मोदी का जो क्लेम है, जो दावा है ऑफ अनकम्प्रोमाइजिंग मीन्स क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन को लेकर कोई भी समझौता नहीं करने वाला जो उनका दावा है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित किया गया। उसको कमज़ोर किया गया किसके द्वारा? तो बाय द सिलेक्टिव अप्रोच ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो केंद्र में जांच पड़ताल की जो एजेंसियां हैं, तो उनके द्वारा जो सिलेक्टिव अप्रोच अपनाया जाता है, उनके द्वारा जो चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो उस अप्रोच के द्वारा कहीं ना कहीं जो अनकम्प्रोमाइजिंग क्रूसेड है, जो धर्म युद्ध है कि हम मलवर्सेशन को, जो हम करप्शन को हटाएंगे, इराडिकेट करेंगे, तो उस अनकम्प्रोमाइजिंग क्लेम्स को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया गया है। दैट टारगेट ओनली, और बताया जा रहा है कि जो टारगेट करता है, निशाना बनाता है ओनली अपोजिशन पॉलिटिशियंस को, जो विपक्ष के जो पॉलिटिशियंस है, जो राजनेता हैं, उनको टारगेट किया जाता है, अनटिल, जब तक कि वो अलाइन विद द भारतीय जनता पार्टी, जब तक कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अलाइन नहीं कर जाते हैं।
ओवरऑल अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मिस्टर मोदी रीइंफोर्स्ड द फेथ ऑफ हिज फेथफुल एंड स्केप्टिसिज्म ऑफ हिज स्केप्टिक्स। अगर कुल मिलाकर इस बात को देखा जाए कि वो बता रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी ही है जो कहीं ना कहीं वो राजनेताओं को टारगेट करते हैं, और वो तब तक टारगेट करते हैं जब वो राजनेता भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइन नहीं कर जाते, उनके साथ एलियंस नहीं बना लेते हैं। तो इस बात से कहीं ना कहीं इस बात को भी जाहिर किया जा सकता है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो रीइंफोर्स करते हैं अपने जो वफादार हैं, उनकी जो विश्वास है, तो उस विश्वास को वो बढ़ाते हैं, और उनके जो संशयवादी विपक्ष के जो नेता हैं, उन पे जो संशय करते हैं, तो उनके संशय को भी कहीं न कहीं वो बढ़ावा देते हैं इस बात से। हाँ, इसी के साथ आज का एडिटोरियल जो है वो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।